Welcome you all to Law Sikho. So in this episode we are going to discuss about Criminal Procedure Identification Bill 2022. इस बिल को टेबल किया गया लोकसभा में हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय मिश्रा टेनी के द्वारा 28 मार्च को इस बिल को लोकसभा में टेबल किया जाता है। और यहाँ पे इस बिल को हम बात करेंगे तीन अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले हम इस बिल के इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम इसमें एनसीआरबी का क्या रोल है, क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनसीआरबी को है और इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में अपोजिशन ने क्या कहा इस बिल के बारे में और इस बिल से रिलेटेड क्या इश्यूज है उनको हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हिस्से पे आते हैं, पहले हिस्से पे आते हैं इस बिल के इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस के बारे में। तो ये जो बिल है ये बिल ऑथराइज करेगा हमारी एजेंसी को कि वो बायोमेट्रिक डेटा जो है वो किसी कन्विक्ट का या ऐसे पर्सन का जो कि अरेस्टेड है या डिटेन्ड है उसका बायोमेट्रिक डेटा ले सकता है। अब ये बायोमेट्रिक डेटा अलोंग विथ फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स लिया जा सकेगा। इसका जो मेन उद्देश्य होगा, पर्पस होगा, ये आइडेंटिफिकेशन और प्रूफ के लिए ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 ये एक कानून था। इसी कानून को, इसी लॉ को रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। तो यहाँ पर अगर हम देखें पुराने लॉ में जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो ये ऑथराइज करता था फिंगर और फुटप्रिंट को लेने के लिए, लेकिन लिमिटेड कैटेगरी ऑफ कन्विक्ट्स और अंडर ट्रायल्स का ही ये डेटा कलेक्ट किया जा सकता था जिसमें उनके फिंगर और फुटप्रिंट्स कलेक्ट किए जाते थे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मजिस्ट्रेट से इसके ऑर्डर लेने पहले ज़रूरी होते थे। अब ये जो नया बिल रखा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 ये ऑथराइज करेगा कि बायोमेट्रिक्स लिए जा सके। अब इन बायोमेट्रिक्स में फिंगर, पाम, फुटप्रिंट्स, इनके इंप्रेशन, फिंगर पाम फुटप्रिंट्स की इंप्रेशन, आइरिस और रेटिना का स्कैन, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लिए जाएंगे उन पर्सन्स के जो कि अरेस्टेड या डिटेन्ड है। अब यहाँ पर अगर कोई आरोपी है, कोई एक्यूज्ड है, वो रेजिस्टेंस दिखाता है या वो रिफ्यूज़ करता है अपनी डिटेल्स देने के लिए, तो यहाँ पर उस पर्सन को सेक्शन 186 आईपीसी के अंतर्गत चार्ज किया जाएगा। 186 ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो आप पर ये सेक्शन लगेगा। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को जो कि डिटेन्ड है, अरेस्टेड है, उसे अपना यहाँ पर डेटा देना ज़रूरी होगा और वो अगर नहीं देता है, रिफ्यूज़ करता है, तो उस पर एक और सेक्शन लगाया जाएगा। यहाँ पे वो पर्सन सब शामिल है जो कि यहाँ पर कन्विक्टेड है, जो यहाँ पे एक्यूज्ड है या जिन्हें यहाँ पे डिटेन किया गया है अंडर सब नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इसके अलावा गवर्नमेंट का क्या कहना है इस पे, गवर्नमेंट का क्या क्लेम है? गवर्नमेंट ने ये कहा, जिस प्रकार से यहाँ पर अजय मिश्रा टेनी ने ये बिल रखा, तो इनका कहना था कि जो पुराना लॉ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 ये इसका एक बेटर वर्जन है कि अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन रेट्स बढ़ सके। इसको देखते हुए ये नया बिल लाया गया है। इसके अलावा एक और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो क्लेम किया गया वो ये था कि बायोमेट्रिक डेटा अगर अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स का कलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ का उदाहरण दिया गया कि एडवांस्ड कंट्रीज़ में बायोमेट्रिक डेटा जब वो कलेक्ट करते हैं तो यहाँ से उनको इन्वेस्टिगेशन और एक क्रेडिटेबल और रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर प्रस्तुत करा इस बिल के एक जस्टिफिकेशन के रूप में कि अगर हमारे पास बायोमेट्रिक डेटा होगा तो हम अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, कन्विक्शन रेट्स बढ़ जाएंगे और जो रिजल्ट्स है वो और क्रेडिटेबल और यहाँ पर रिलायबल होंगे, मतलब उन पर ज़्यादा विश्वास जताया जा सकेगा। उसके अलावा दूसरे पार्ट पर आते हैं जो कि एनसीआरबी से संबंध है। तो यहाँ पर जो डेटा है ये इस डेटा कलेक्ट किया जाएगा सरकारी एजेंसियों के द्वारा। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ जो है, हमारी पुलिस हो गई, प्रिजन अथॉरिटीज़ जो है ये डेटा कलेक्ट कर पाएंगी। लेकिन ये डेटा कलेक्ट करके इसको मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी ये एनसीआरबी की रहेंगी, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो कलेक्ट करना, इसे स्टोर करना, इसे प्रिजर्व करना ये भी एनसीआरबी के द्वारा
किया जाएगा। साथ ही इस बायोमेट्रिक डेटा को अगर हम बिल में देखें तो रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स के रूप में वर्ड यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है इस डेटा कलेक्ट करने को। तो रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट जो है इसे कलेक्ट, स्टोर, प्रिजर्व करने का और साथ ही इसे शेयर, डिसेमिनेशन, इसका डिस्ट्रक्शन और इसका डिस्पोजल इन रिकॉर्ड्स करने का भी जो पावर रहेगी वो ये बिल एम्पावर करता है न एनसीआरबी को। मतलब एनसीआरबी के पास में इन सारी चीज़ों का राइट रहेगा। उसके अलावा एनसीआरबी जो है ये डेटा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ में शेयर कर पाएंगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो एनसीआरबी को ये डेटा 75 ईयर्स के लिए एनसीआरबी इसे प्रिजर्व कर सकती है। और जब इसकी डिस्ट्रक्शन की बात आएगी तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर रिलीज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है या एक्विट हो जाता है कोर्ट के द्वारा, उस कंडीशन में जो रिकॉर्ड कलेक्ट किए गए हैं, जो डेटा कलेक्ट किया गया है, उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोर्ट या मजिस्ट्रेट का यहाँ पे पहले परमिशन लेना होगा। कोर्ट या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगेगा इस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट पे आते हैं कि अपोजिशन का क्या बोलना है और इस बिल को लेकर क्या इश्यूज है। मतलब यहाँ पर बिल को क्यों अपोज किया जा रहा है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी ने इसका सबसे पहला विरोध करते हुए कहा कि बिल जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इस बिल को बताया। किस तरीके से वो जान लेते हैं। तो बिल सबसे पहले अगर देखें तो अपोजिशन का ये बोलना है कि राइट टू प्रिवेसी, जो कि हमारे आर्टिकल 21 में हमको मिलता है। पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करा है। तो इसी फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी का ये उल्लंघन है, ये वॉयलेशन है। उसके अलावा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो है ये कहता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब अगर किसी पर्सन पर कोई चार्ज लगाया गया है, कोई एक्यूज्ड है, उस पर कोई यहाँ पे आरोप लगाया गया है, तो हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो खुद ही के केस में खुद ही के अगेंस्ट यहाँ पर विटनेस बने या गवाही दे। तो यहाँ पर हम जब उसे कंपेल कर रहे हैं इस बिल के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का उल्लंघन है। उसके अलावा अगर वो डिस्यूज करता है तो उस पर एक और चार्ज और लग जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं, भले ही फिर वो ए.के. गोपालन से शुरू होकर खड़ग सिंह, चार्ल्स शोभराज, शीला बारसे, प्रमोद कुमार सक्सेना, इन सारे ही केसेस में प्रिजनर्स के राइट की बात की गई है कि इनके पास में भी फंडामेंटल राइट्स होता है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट कलेक्ट करने का, जो डेटा कलेक्ट करने का प्रोविजन इस बिल में दिया गया है, वो कहीं ना कहीं इन सारे ही जजमेंट्स के अगेंस्ट में जाता है। तो देखने वाली यहाँ पर बात रहेंगी कि क्या ये बिल पास हो जाने के बाद में क्या चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है। आपका क्या ओपिनियन है इस बिल के बारे में? टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ये बिल। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे, अलग अलग समाचारों में, अलग अलग आर्टिकल्स में इसकी चर्चा हो रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस बिल के बारे में, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।